नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वाक्य रचना और वाक्य के अंग। इस वीडियो में हम मुख्यतः रचना के आधार पर वाक्यों के भेदों को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वाक्य रचना। तो वाक्य के अंग को सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। तो रचना के आधार पर वाक्य भेदों को जानने के लिए, समझने के लिए हमें वाक्य के अंग जानने बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए वाक्य के अंगों को हम जानते हैं। तो उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। तो जिसके बारे में कहा जा रहा है, हम वाक्य प्रयोग करते हैं। वाक्य में जो कर रहा है काम, जिसके द्वारा कुछ कहा जा रहा है या जो जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, वह क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। और इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत कर्ता और उसका विस्तार आते हैं। कर्ता को अंग्रेज़ी में कहते हैं सब्जेक्ट, और उसका विस्तार यानी उस सब्जेक्ट के बारे में, उस कर्ता के बारे में कुछ और कहा जाए। ठीक है। दूसरा है विधेय। दूसरा अंग वाक्य का विधेय है, और विधेय कहते हैं उद्देश्य के संबंध में जो कहा जाता है, उस उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी और कहा जाता है कुछ, वो विधेय कहलाता है। तो विधेय के अंतर्गत आते हैं कर्म। कर्म को अंग्रेज़ी में ऑब्जेक्ट कहते हैं, और कर्म का विस्तार यानी ऑब्जेक्ट को और थोड़ा डिफाइन किया जाए। इसके अलावा क्रिया आती है। क्रिया को अंग्रेज़ी में वर्ब कहते हैं, और क्रिया का विस्तार। और पूरक जो होता है, वो पूरक यानी इनके अलावा भी और कुछ कहा जाए उसमें, तो वो सब आते हैं विधेय के अंतर्गत। तो वाक्य के दो अंग, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? वह वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। ठीक है। इसके अंतर्गत कर्ता और उसका विस्तार आते हैं, और विधेय के अंतर्गत आता है कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया और क्रिया का विस्तार तथा अन्य पूरक। तो विधेय होता है उद्देश्य के संबंध में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो। तो उदाहरण के रूप में हम देखते हैं एक वाक्य, धनुर्धर राम ने लंकापति रावण को मारा, बाण से मारा। तो यहाँ धनुर्धर राम ने, ये जो है खंड, ये उद्देश्य कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है वो है राम। तो राम जो है कर्ता है इस वाक्य का, क्योंकि इस वाक्य में काम वो कर रहा है। तो कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो वाक्य में जो जिसके द्वारा कुछ किया जा रहा है। तो राम है यहाँ करने वाला, तो राम है कर्ता। और राम का कर्ता का विस्तार है ये धनुर्धर। ये राम के बारे में और विशेष बताता है कि ये धनुर्धर राम है। तो धनुर्धर राम और ने कारक चिन्ह है, तो इनको मिलाकर बनता है उद्देश्य। और शेष रह गया लंकापति रावण को बाण से मारा। ठीक है। तो ये सारे आ जाएंगे विधेय के अंतर्गत। इसमें कर्म भी होगा। कर्म यहाँ दो दो हैं, रावण भी कर्म है और बाण भी कर्म है। ठीक है। तो कर्म है और कर्म का विस्तार, और इसके अलावा क्रिया भी है, मारा। ठीक है। तो ये हो गया उद्देश्य और विधेय। अब आइए हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य किसे कहेंगे? तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। एक ही होगा वो, एक से अधिक नहीं होंगे। न उद्देश्य एक से अधिक होगा, न विधेय एक से अधिक होगा। तो एक उद्देश्य और एक विधेय जिस वाक्य में होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे लड़का घर जाता है, तो इस वाक्य में उद्देश्य एक है, लड़का है, वो लड़का उद्देश्य है, और घर जाता है क्या है? ये विधेय है। ठीक है। अन्य उदाहरण भी हम देखते हैं। धूप निकल रही है, तो धूप निकल रही है में धूप उद्देश्य होगा, और निकल रही है ये विधेय कहलाएगा। फिर राजू सामान लाने बाज़ार गया, तो यहाँ करता है राजू, इसलिए राजू उद्देश्य है, और सामान लाने बाज़ार गया ये विधेय हैं। ठीक है। सामान इसमें कर्म है, और बाज़ार भी कर्म है, या गया, जाना, लाना, ये क्रियाएं हैं। ठीक है। तो ये सारी मिलकर विधेय हो जाएंगे। रमेश, अगला वाक्य है, रमेश विद्यालय जाता है। तो रमेश फिर क्या होगा?
उद्देश्य, और विद्यालय जाता है विधेय कहलाएगा, जिसमें विद्यालय क्या है, कर्म है, और जाता है क्रिया है। तो ये हमने देखा। अब आइए मिश्र वाक्य को देखते हैं। तो मिश्र वाक्य क्या होता है? तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य रहते हैं उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो एक वाक्य जो होगा वो प्रधान उपवाक्य होगा। जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान हो और उसके आश्रित यानी उस पर डिपेंडेंट हो, जो निर्भर हो, एक या एक से अधिक उपवाक्य रहते हैं। ठीक है। तो ये उपवाक्य क्या है? तरह तरह के योजकों से जुड़े होते हैं। और वो योजक कौन कौन से हैं? तो ये जो योजक हैं नीचे दिए हुए हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि ये योजक अगर आप देखते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये मिश्र वाक्य है। ठीक है। जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, जैसे वैसे, जब तब, जो सो, जिसे, जो, जिसने, जितना उतना, ज्यों ही त्यों ही, यदि तो, यदि तो ये सब जो है क्या है? योजक चिन्ह हैं जो मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि वो एक वाक्य है यहाँ, अध्यापक ने बताया कि कल हम पिकनिक मनाएंगे। तो इसमें मुख्य वाक्य जो है, मुख्य वाक्य उपवाक्य है अध्यापक ने बताया, ये मुख्य है। कल हम पिकनिक मनाएंगे, ये आश्रित है, इस पर निर्भरशील है अध्यापक के। तो अध्यापक ने बताया मुख्य उपवाक्य, और योजक क्या है यहाँ? की है। और आश्रित उपवाक्य है हम कल पिकनिक मनाएंगे। ठीक है। अब आश्रित उपवाक्यों के भेदों को भी जान लेते हैं हम, जिससे पहचानने में हमें सुविधा होगी मिश्र वाक्य को। तो आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य क्या है? तो जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले में प्रयुक्त हुआ। तो संज्ञा के बदले में जो प्रधान उपवाक्य है, उस प्रधान उपवाक्य में जो संज्ञा है, जो नाउन है, उस संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होता है उपवाक्य, या फिर संज्ञा पदबंध आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि पदबंध क्या होता है? कई शब्दों का एक पद होता है, कई शब्द मिलकर एक पद का कार्य करते हैं, एक पद के रूप में वो कार्य करते हैं, वो पदबंध कहलाते हैं। तो संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले में जो प्रयुक्त होता है जो उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले में जो उपवाक्य प्रयुक्त होता है, यानी प्रधान उपवाक्य एक रहेगा और उस प्रधान उपवाक्य में जो संज्ञा होगी या संज्ञा पदबंध होगा, उसके बदले में जो दूसरा आश्रित उपवाक्य है वो प्रयुक्त होगा, तो वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा संज्ञा उपवाक्य। जैसे राम ने कहा कि वह कल आएगा, तो राम ने कहा है कि वो कल आएगा। तो यहाँ जो है पहचान के लिए हम देख लेते हैं कि की चिन्ह दिया हुआ है, योजक का चिन्ह। ठीक है। ये की देखते हैं तो हम समझ जाना चाहिए हमें कि ये संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि की रहने से ही वो संज्ञा के बारे में बता रहा होगा। ठीक है। तो क्योंकि ये जो है कल आएगा किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में। तो राम संज्ञा है, इसलिए ये जो कल आएगा उपवाक्य है ये प्रधान वाक्य राम ने कहा जो है उसकी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हुआ, इसलिए ये संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है। इसके बाद विशेषण उपवाक्य हम देखते हैं। तो विशेषण उपवाक्य क्या है? तो प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले उपवाक्य को हम विशेषण उपवाक्य कहेंगे। यानी प्रधान वाक्य में जो संज्ञा हो या फिर सर्वनाम का प्रयोग हुआ हो, तो उनकी विशेषता, उनके गुण दोष दशा आदि के बारे में जो उपवाक्य बताता है उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे देखिए वाक्य है यहाँ, यह वही छात्र है जिसे कल पुरस्कार मिला था। तो यह वही छात्र है जिसे कल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पहचान के लिए क्या है हम देखेंगे, इसमें लगा होगा जो सो या फिर जैसे वैसे, जितना उतना, जिसे जिसने, तो यहाँ जिसे लगा हुआ है। ठीक है। तो ये वाक्य जो है प्रधान उपवाक्य, यह वही छात्र है जिसे कल पुरस्कार मिला था, इसमें क्या हो रहा है? ये विशेषण बता रहा है किसकी? ये वही छात्र, ये सर्वनाम जो है दिया हुआ है
यह वही छात्र है, इस सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही है कि जिसे पुरस्कार मिला था, इसलिए ये विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक है, अब है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होता है? तो जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की कोई विशेषता बतलाता है। प्रधान उपवाक्य जो रहेगा, प्रधान उपवाक्य हमने देखा, तो प्रधान उपवाक्य में जो क्रिया है उस क्रिया की विशेषता दूसरे आश्रित उपवाक्य या गौण उपवाक्य में बताई जाएगी, तब वो कहलाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो वाक्य क्या है यहाँ देखिए, उदाहरण के रूप में, ज्यों ही उसने सीढ़ी पर पैर रखा त्यों ही वह लुढ़कते हुए गिर पड़ा। तो यहाँ जो है सीढ़ी पर पैर रखा उसने, ये सर्वनाम है इधर उसने, लेकिन क्रिया क्या है? पैर रखना। पैर रखना क्रिया है, तो पैर रखना क्रिया की विशेषता बतला रहा है। क्रिया विशेषण क्या? लुढ़कते हुए गिर पड़ा। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ? ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हुआ, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है दूसरा गौण उपवाक्य। तो इस वाक्य की पहचान कैसे करेंगे हम? तो इसमें क्या होगा? संयोजक जो होगा, योजक, वो ज्यों ही त्यों ही रहेगा, या फिर जहाँ वहाँ रहेगा, या फिर जैसे वैसे रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ ज्यों ही त्यों ही का प्रयोग हुआ है, ज्यों ही शुरुआत में आया है और त्यों ही दूसरे गौण उपवाक्य के साथ जुड़ा है, तो उसी तरह जहाँ वहाँ भी वैसे ही प्रयोग में आएगा और जैसे वैसे। ठीक है, तो ये हुए आश्रित उपवाक्य के तीन भेद, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया उपवाक्य। अब हम देखते हैं संयुक्त वाक्य को। तो संयुक्त वाक्य क्या है कि जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है। अव्यय, इस शब्द पर आप ध्यान दें। तो संयोजक तो मिश्र वाक्य में भी थे, किंतु संयुक्त वाक्य में जो संयोजक होते हैं वो अव्यय होते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। तो जिस उपवाक्य में या जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य आपस में मिलते हैं, यानी इसमें दो साधारण वाक्य भी मिल सकते हैं, या फिर दो मिश्र वाक्य भी मिल सकते हैं, या फिर एक साधारण या एक मिश्र वाक्य आपस में मिले, और वो मिलेंगे संयोजक अव्ययों द्वारा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? इसमें जो दोनों वाक्य होते हैं वे अपनी स्वतंत्र सत्ता को बनाए रखते हैं। दोनों वाक्य स्वतंत्र रहते हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, आश्रित नहीं होते, दोनों का अपना अस्तित्व होता है। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं संयोजक अव्यय द्वारा मिलाए जाते हैं वो स्वतंत्र दोनों वाक्य। तो कुछ संयोजक अव्यय इस प्रकार हैं, देखिए, और, या और तथा, ये तीन जो है, और, या, तथा, ये तीनों संयोजक अव्यय हैं। सामान्यतः इनका प्रयोग होता है, इसके अलावा दूसरे संयोजक भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो एक वाक्य है, सूर्योदय हुआ और कुहासा मिट गया। तो यहाँ सूर्योदय हुआ जो वाक्य है और कुहासा मिट गया, ये वाक्य दोनों सरल वाक्य जो हैं ये और संयोजक अव्यय द्वारा मिल रहे हैं, और दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र है, किसी पर कोई निर्भर नहीं है। ठीक है, दूसरा वाक्य है कि मैं खाना खाकर सोया कि पेट में दर्द होने लगा, और दर्द इतना बढ़ गया कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो यहाँ जो है इसमें दो मिश्र वाक्य मिल रहे हैं, दो मिश्र वाक्य। देखिए, इसमें की का प्रयोग है पहला, मैं खाना खाकर सोया कि पेट में दर्द होने लगा, ये एक मिश्र वाक्य है। उसके बाद दूसरा मिश्र वाक्य है, दर्द इतना बढ़ गया कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो ये दो मिश्र वाक्य जो हैं संयोजक अव्यय और द्वारा यहाँ पर जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल हिंदी भाषा को सब्सक्राइब करके आप लाल घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।